और बुलेटिन में सबसे पहले बात बेरूत ब्लास्ट की करेंगे और उसकी कुछ अनदेखी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके में लगातार नई नई तस्वीरें सामने आ रही है और इन्हीं में एक वीडियो शामिल है। ये वीडियो दरअसल एक दुल्हन के प्री वेडिंग शूट का है। जिस वक्त बेरूत बंदरगाह पर भयंकर धमाका हुआ, उससे ठीक पहले एक दुल्हन प्री वेडिंग शूट करा रही थी। क्या कुछ हुआ इस दौरान देखिए। एक भयंकर धमाका जिसने पूरे बेरूत शहर को हिला दिया। लेबनान की राजधानी में धमाका तो 4 अगस्त को हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद भी लगातार दिल दहलाने वाली नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए। शादी के जोड़े में एक दुल्हन अपना प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही है, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी होता है एक भयंकर धमाका। धमाका इतना तेज है कि उसके कंपन से सब कुछ बिखर जाता है। फोटो शूट कर रहा कैमरामैन समेत वहां मौजूद लोग धमाके से गिर जाते हैं। कैमरा भी नीचे गिर जाता है और मच जाती है चीख पुकार। इस वीडियो से आप धमाके से पहले और बाद की तबाही और चारों तरफ फैले अफरा तफरी और बर्बादी के मंजर को साफ देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले दुल्हन खुशी खुशी प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही थी और चंद पलों में जहां खुशियों का संसार था, वहां बर्बादी का मलबा बिखर गया। 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर बेरूत धमाके के कई वीडियो अलग अलग जगहों और एंगल से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना तीव्र रहा होगा। बेरूत बंदरगाह पर हुए धमाके में अब तक मरने वालों की संख्या 157 पहुंच गई है। 5000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। धमाके ने एक जीवंत शहर को मलबे और मरघट में तब्दील कर दिया है। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कैसे एक तेज धमाके ने जिंदा शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। आलीशान इमारतें खंडहर में बदल गईं, चमचमाती गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं। 150 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। 5000 से ज्यादा लोग अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। आइए आपको अब दिखा देते हैं बेरूत ब्लास्ट की कुछ और तस्वीरें। ये मंजर दिल को दहलाने वाला है। ये तस्वीरें झकझोरने वाली है। ये एक शहर के मलबे में होने की तस्वीर है। पल भर में एक शहर कैसे बर्बाद हो गया, इन तस्वीरों में छिपी है पूरी कहानी। 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह पर स्थित एक गोदाम में ब्लास्ट से हुई बर्बादी की लगातार दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वीडियो को देखिए। कार से कुछ लोग जा रहे हैं। आगे काला धुआं दिख रहा है। कार में बैठी लड़की अपने साथी से बोल रही है कि क्या हुआ। तभी होता है भयानक धमाका। ओह माय गॉड। इसके बाद बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आई, वो खुद आप अपनी आंखों से देख लीजिए। धमाका इतना भयानक था कि कारें उलट पलट हो गईं। बेरूत का आसमान धुआं धुआं हो गया। बेरूत की तबाही की कुछ और तस्वीरें देखिए। लेबनान की राजधानी का ये पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। बड़ी इमारतों की बस निशानी रह गई है। किसी की छत उड़ गई तो कोई पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गई।
गाड़ियों का और भी बुरा हाल है। लाखों की आलीशान कारें अब कबाड़ बनकर रह गई हैं। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखकर आप कल्पना भी कर सकते हैं कि धमाका कितना भयंकर हुआ होगा, क्योंकि इलाका ब्लास्ट की जगह से दूर है, तब यहाँ का ये हाल है। बेरूत की बर्बादी की तस्वीर एक और कैमरे से देखिए। आलीशान इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और इन इमारतों के पीछे नजर आ रहा है धमाके के बाद का गुलाबी और काला धुआं। बेरूत का धमाका इतना तेज था कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई। ये धमाका 1000 TNT विस्फोटक बराबर माना जा रहा है। धमाका इतना तीव्र था कि 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया, जबकि 10 किलोमीटर दूर तक इमारतों के शीशे टूट गए। ड्रोन से ली गई धमाके के बाद की तस्वीरों को देखिए। बेरूत के धमाके से लेबनान ही नहीं पूरी दुनिया हिली हुई है। बेरूत बंदरगाह के 16 कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे। शुरुआती जांच से पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट से भरे गोदाम में धमाका एक्सीडेंटल था, यानी इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। धमाके की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी ये कह रही है जहां हजारों टन अमोनिया नाइट्रेट रखा था, उस गोदाम के पास ही पटाखे की फैक्ट्री थी। पहले फैक्ट्री में आग लगी, फिर उससे अमोनियम नाइट्रेट तक आग पहुंची। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि जब एक गेट को ठीक करने के लिए वेल्डिंग मशीन का काम चल रहा था, तभी आग लग गई। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस गोदाम में धमाका हुआ उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 6 साल से स्टोर करके रखा गया था। अधिकारी अब ये जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इतने दिनों से बगैर देखरेख के अमोनियम नाइट्रेट का भंडार कैसे रखा गया था। वैसे अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में होता है, लेकिन इससे विस्फोटक भी बनाए जाते हैं। आज तक ब्यूरो। जिस समय बेरूत में धमाका हुआ, वरिष्ठ पत्रकार आंचल वोहरा वहीं मौजूद थी। धमाका इतना जोरदार था, इतनी तबाही वहां मची कि आंचल वोहरा ने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. This is our street, Shera Jemeze, in West Beirut. Tawaza, Cafe Cortado. It's all gone. It's all gone. That's our building there. Our house on 3rd floor. Everything gone now. A lot of volunteers, Lebanese men and women, boys and girls now on the streets. They're clearing up crushed glass, they're clearing up the debris on their own. Red Cross's office is right here. Again, young people volunteering, trying to provide first aid. बेरूत में हुए धमाके के बाद वहां गुस्से में सड़क पर लोग उतर आए। हिंसक प्रदर्शन वहां शुरू हो गया। धमाके से जहां 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं 50,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। आर्थिक संकट और कोरोना वायरस से जूझ रहे बेरूत के लोगों के लिए ये ब्लास्ट नई मुसीबत लेकर आया है। लोग गुस्से में हैं कि गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जमा करके क्यों रखा गया था। गुस्से में कई जगहों पर लोगों ने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए राजधानी में दंगा पुलिस बल को लगाया गया है। तो हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। बेरूत में इस धमाके के बाद वहां पर बड़ी तबाही हुई है। लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में ये तबाही का मंजर देखा गया। बात अब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की। मुंबई और पटना पुलिस की खींचतान के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। सीबीआई ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है।
सुशांत की मौत की गुत्थी जितनी गहराती जा रही है, जांच का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस की खींचतान के बाद केस अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है और मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला आरोपी रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। दूसरा आरोपी शोविक चक्रवर्ती, रिया का भाई। तीसरा आरोपी इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता। चौथा आरोपी संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां। पांचवां आरोपी सैमुअल मिरांडा, सुशांत का हाउस मैनेजर। छठा आरोपी श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी। 7वां आरोपी जिसके नाम का खुलासा नहीं किया है। बिहार सरकार की सीबीआई की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मामला अब सीबीआई के हाथों में चला गया। सीबीआई ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है उसे भी समझ लेते हैं। धारा 306 केस हत्या के लिए उकसाना, सजा अधिकतम 10 साल की जेल, गैर जमानती। धारा 420 केस धोखाधड़ी, सजा अधिकतम 7 साल की जेल, गैर जमानती। धारा 380 केस चोरी, सजा अधिकतम 7 साल, गैर जमानती। धारा 506 केस आपराधिक धमकी, सजा अधिकतम 7 साल, जमानती। धारा 406 केस विश्वास में दी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल या बेचना, सजा अधिकतम 3 साल की जेल, गैर जमानती। धारा 341 केस किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, सजा अधिकतम 1 माह की जेल, जमानती। धारा 342 केस किसी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना, सजा अधिकतम 1 साल की जेल, जमानती। यानी सीबीआई के मुताबिक आरोप गंभीर है, जिसके तहत कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई ने पूरे मामले को लेकर तैयारी तेज कर दी है। टीम का गठन कर दिया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन। सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर एसआईटी के प्रमुख, डीआईजी गगनदीप गंभीर जांच की निगरानी करेंगी। अनिल यादव एसआईटी में जांच अधिकारी होंगे। बिहार पुलिस के संपर्क में है सीबीआई टीम। सीबीआई वेबसाइट पर सुशांत केस की एफआईआर की जानकारी। सूत्रों की माने तो सीबीआई पटना पुलिस से दस्तावेज हैंडओवर लेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। वहीं रिया के वकील ने एक बार फिर सीबीआई जांच का विरोध किया है। रिया के वकील का कहना है कि कानूनी तौर पर बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच नहीं की जा सकती। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश जरूरी है, क्योंकि घटना महाराष्ट्र की है। कोर्ट ने महाराष्ट्र और बिहार सरकार को जवाब के लिए वक्त दिया था। ऐसे में सीबीआई ने अपनी तैयारी कर ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को समन किया है, लेकिन आज तक मिली जानकारी के मुताबिक रिया आज पेश नहीं होंगी। उसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक इस पूछताछ को रोकने की मांग की है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या दलील दी गई है पेश नहीं होने के लिए? देखिए, ईमेल के जरिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में। आज उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उस पे उनकी पेशी थी, उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने पोस्टपोनमेंट मांगी है ईडी के साथ अपॉइंटमेंट में, और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। जब तक वो सुनवाई खत्म नहीं होती तब तक ईडी के सामने वो अपीयर नहीं हो पाएगी। इससे पहले रिया चक्रवर्ती के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन वो भी ईडी के सामने पेश अब तक नहीं हुए हैं। तो लगता है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये फर्म स्टैंड है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन का मामला जो उनके खिलाफ उनकी सुशांत के परिवार ने मामला दर्ज किया है वो सॉर्ट आउट नहीं होता, उसके बारे में फैसला नहीं होता, तब तक वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करेगी, तब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं होगी। ये बात उनके रिप्लाई से साफ नजर आती है। तो आज वो नहीं हाजिर होगी, लेकिन जो सुशांत की पर्सनल असिस्टेंट थी या उनका काम देखती थी उन्हें जरूर आज बुलाया गया। अब देखना है कि वो वहां पर जाते हैं कि नहीं जाती, लेकिन रिया चक्रवर्ती आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए।
आपका। और अब एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर पिछले महीने हुए शूटआउट को लेकर लगातार सरकार घिरी हुई है। वहां पर बिकरू गांव में दबिश से पहले का एक ऑडियो सामने आया है। शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और कानपुर ग्रामीण के बीच हुई बातचीत के इस ऑडियो में देवेंद्र मिश्रा निलंबित एसओ विनय तिवारी की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को हुए शूटआउट में अपने ही साथी पुलिस वालों की मुखबिरी गैंगस्टर विकास दुबे को करने वाला चौबेपुर का पूर्व थाना प्रभारी विनय तिवारी तो सलाखों में है, लेकिन उसकी करतूतें नए सिरे से सामने आई हैं। बिकरू गांव में दबिश से पहले का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें शहीद सीओ देवेंद्र कानपुर के एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने अंदेशा जताया था कि विनय तिवारी ने रेड की मुखबिरी कर दी होगी। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर इसी एसओ के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था। हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया। लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। ऑडियो सीओ देवेंद्र मिश्रा और विनय तिवारी के बीच का भी है। इसमें विनय तिवारी सीओ को रेड का नेतृत्व करने का आग्रह करता है। ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है। वो तो फोन उस पर बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुँच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। तो क्या विनय तिवारी शूट आउट के लिए ट्रैप कर रहा था? 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में 3 थानों की एक टीम विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी, लेकिन विकास दुबे और उसके गुर्गों के हमले में देवेंद्र मिश्रा समेत 7 पुलिस वाले शहीद हो गए। बाद में पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके कई गुर्गे मारे गए। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अब आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जिसमें चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो तनाव चल रहा है उसकी जड़ एक सड़क है जिसे कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। ये सड़क दरअसल एलएसी के साथ साथ बन रही है और इसी सड़क को लेकर देखिए आज तक की ये रिपोर्ट। जहां सांस लेना मुश्किल है, दोपहर 3 बजे जहां शाम हो जाती है, साल में 8 महीने तक जहां तापमान 0 से नीचे होता है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जिसने लद्दाख में 255 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर जाकर रिपोर्टिंग की है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत उस सड़क पर खड़े हैं जिसके बनने से चीन का पूरा गणित ही बिगड़ गया है। ये वो सड़क है जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इतनी कि बीजिंग पूरी तरह बेचैन हो गया है। लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 321 किलोमीटर है।
ये सड़क लगभग चीन से लगने वाली LAC के साथ साथ दौलत बेग तक जाती है। आज तक की टीम आज इसी सड़क पर देश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद सैन्य ठिकाने तक जाएगी। इसी सड़क पर हमने 255 किलोमीटर की दूरी तय की है। हमारा सफर दुर्बुक से शुरू हुआ है और ये दौलत बेग ओल्डी पर खत्म होगा। ये खास पेशकश पूर्वी लद्दाख के दुर्बुक क्षेत्र से इस समय आ रही है। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। दुर्बुक का यही मार्ग दुर्बुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। 255 किलोमीटर से ज्यादा दूर यहां पर सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ों का सीना चीरकर सिपाहियों के लिए, सेना के लिए रास्ता इस समय बना रही है। सेना के ट्रक श्योक नदी और कई दूसरे नालों से होकर गुजरते हुए ये सफर तय करते थे। रास्ते में श्योक समेत 2 बड़ी नदियां और दर्जनों छोटे नाले हैं, जिन पर 35 पुल बन रहे हैं। कई पुल की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि सेना के भारी वाहन हर मौसम में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। समय हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमित शुक्ला हैं। शुक्ला जी, इस ब्रिज के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? ये 40 मीटर स्पैन का ब्रिज है जो कि तांगसे नाला पे है और इसके 70R लोड क्लासिफिकेशन है इसका। टू लेन ब्रिज है ये और परमानेंट ब्रिज है, तो इसके बाद इससे कोई भी ट्रैफिक जा सकता है। कब तक तैयार हो जाएगा ये ब्रिज? एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि आप देख रहे हैं कास्टिंग ऑफ डेक स्लैब चल रहा है, जो कि फाइनल एक्टिविटी है ब्रिज की, तो नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा। इससे पहले दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता था। सबसे बड़ी चुनौती पुराने रास्ते के उन हिस्सों को ठीक करना है जहां ऊंचाई की वजह से सेना के भारी वाहनों का आना जाना मुश्किल था। ऐसी जगहों पर अब बिल्कुल नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। BRO इस काम के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। ये मशीनें फिनलैंड और स्वीडन से लाई गई हैं। BRO को स्पाइडर नाम की एक मशीन भी मिली है जो यहाँ काम करने के लिए बेहद खास है। इस मशीन को संकरे रास्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण, वो भी इन ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर सड़क निर्माण। कितना कठिन है ये कार्य, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। जी हाँ, देखिए जिस तरह से ऑल्टीट्यूड है और जो ग्रेडियंट है और जिस दुर्गम जगह पर जाकर हम मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, दुर्घटना के चांसेस हमेशा रहते हैं और हमेशा जान की बाजी लगाकर हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पर अपनी मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं, जान की बाजी लगाकर। आप सोचिए कितना सकरा है वो रास्ता कि वो जो एक्सकवेटर है वो पहाड़ को चीर रहा है और वो डोजर रास्ता बना रहा है और ये निरंतर काम इस समय चल रहा है। ये सड़क लद्दाख के दूर दराज के इलाके पर हमारी पकड़ को मजबूत करने वाली है। चीन इसीलिए बेचैन है, लेकिन अब भारत पीछे मुड़ने वाला नहीं है। सामरिक महत्व वाली ये सड़क हकीकत का रंग ले रही है। अभी ये सफर पूरा नहीं हुआ है। आगे हम आपको दौलत बेग ओल्डी तक ले जाने वाले हैं, जहां की ऊंचाई 18,000 फीट तक है, जहां न कोई पेड़ है न हरियाली, पत्थर ही पत्थर हैं। एक तरफ चीन की सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है और बीच में भारत के फौलाद वाले सैनिक हैं। दुर्बुक आज तक। सुशांत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के सामने पेश होने से रिया डर रही है और उन्हें आज पेश होने से इनकार कर दिया है। रिया ने सुनवाई का हवाला देकर दूसरी तारीख मांगी है। रिया को समन व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। समन और रिया ने ईमेल से इसका जवाब दिया है। उधर सीबीआई ने रिया समेत पूरे परिवार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। केस में सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी का नाम शामिल है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने और सुनवाई के बीच सीबीआई कैसे जांच आगे बढ़ा सकती है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, रिया की ओर से दलील दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला इस वक्त सुनवाई चल रही है, तभी वो पेश होंगी जब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। ऐसे में अभी सीबीआई की कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है?
देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। सबसे पहले ईडी के सोर्सेस कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने ना तो ईमेल का जवाब दिया है, ना व्हाट्सएप का जवाब दिया है, ऊपर से उनका फोन भी स्विच ऑफ है। और आज उनके वकीलों ने दलील दे दी है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक उनकी जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है उसको ना किया जाए। हम ईडी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और अब इन ऑल लाइकलीहुड रिया चक्रवर्ती यहां पर नहीं पेश होने वाली हैं। और दूसरी तरफ बात रही, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपनी तहकीकात कर रहा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स का अभी तक सिर्फ ये मानना है, उनकी दलील ये है क्योंकि पिटीशन जो उन्होंने फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में वो अभी भी चल रही है और एपेक्स कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से भी ये कहा है कि वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का दस्तावेज है वो सामने पेश करे, जिससे ये साबित हो कि इस पूरे प्रकरण में क्रिमिनलिटी ऑफ द एक्ट है भी या नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं दे देता तब तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं करी तो जाए। पंकज, अब ये ईडी देखने आगे वाली क्या बात करेगी? ईडी का क्या होगा अगला कदम? क्योंकि रिया तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ना व्हाट्सएप मैसेज पर, ना किसी और तरीके से। देखिए, इसके आगे रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स ने तो कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि नो फर्दर क्लैरिफिकेशंस। अब ईडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है। ईडी आखिर क्या करेगा? क्या वो इंतजार करेगा? क्योंकि यहां हवाला तो एपेक्स कोर्ट का दे दिया है। उनके रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स का कहना है कि मैटर सब जुडिस है, पिटीशन फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार वो फैसला हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़े। उन्होंने तो यह भी दलील दी थी पहले कि बिहार पुलिस के पास तो कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था इस केस में इन्वेस्टिगेट करने का। अब देखना पड़ेगा कि ईडी का क्या कदम होता है। क्या जो ये दलील दी है रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने वो उसको सही मानती है? अगर नहीं मानती है फिर क्या आगे लुकआउट नोटिस जारी किए जाएंगे या नहीं? अभी तक तो जो ईडी के सोर्सेस हैं उनका कहना था यही कि उन्होंने जो समन्स भेजे थे उसका जवाब उनको नहीं मिला। जब फोन से संपर्क करने की कोशिश करी थी तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आया। तो ये तमाम चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती के अभी अगेंस्ट जा रही हैं। लेकिन अभी अभी ये क्लैरिफिकेशन आया है रिया चक्रवर्ती के लॉयर्स की तरफ से। ईडी का क्या रुख होगा ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। आपका पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे मुंबई से कि किस तरीके से रिया ईडी के समन में आज पेश नहीं होने वाली। बात अब बारिश और बाढ़ की आफत की करेंगे। करीब 1.5 महीने तक पूर्वोत्तर भारत, बिहार और यूपी में आफत ढाने के बाद बाढ़ का कहर अब थोड़ा सा धीमा पड़ने लगा है, लेकिन महीनों से पानी की मार झेल रही धरती और पहाड़ अब भी चूर चूर हो रहे हैं। दक्षिण भारत में तो मानसून ने मानो पलट कर वार कर दिया। असम में वैसे तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे लौट रहा है, लेकिन इतना खतरा तो अभी भी है कि किनारों पर किसी भी पल तबाही मच जाए। धुबरी की ये तस्वीरें इसी की गवाह हैं। ईदगाह के किनारे तक पहुंच चुकी ब्रह्मपुत्र की धार देखते ही देखते पूरी इमारत निगल गई। कहने को तो ब्रह्मपुत्र का जलस्तर अब कम हो रहा है, लेकिन पानी जहां जहां से लौट रहा है वहां की जमीन भी अपने साथ ले जा रहा है। अब तक हाई स्कूल, खेत मकान ब्रह्मपुत्र में समा चुके हैं। ईदगाह भी नहीं बच पाया। सिक्किम में भी पानी का ये रौद्र रूप देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। रंगीत नदी की रफ्तार अपने ऊपर बने पुलों को कंपकपा रही है। किनारों की धरती लगातार धार में समाती जा रही है। सीजन के आखिरी पड़ाव में मॉनसून दक्षिण भारत पर फिर से एक बार जोर दिखाने लगा है। कर्नाटक के कोडगू में मूसलाधार बारिश से लबालब हुई कावेरी नदी की धार खौफ पैदा कर रही है। पहाड़ों पर उफनती कावेरी के झरने में इतना वेग है कि नीचे से ऊपर उछलता पानी आसमान में बादलों की तस्वीर बना रहा है। कर्नाटक के निचले इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। गांव में आने जाने के रास्ते ढूंढे नहीं मिल रहे। ऐसे हालात में एक गर्भवती महिला को एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी बोट की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया। चिकमंगलूर में भी मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। भूस्खलन की वजह से दर्जनों भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर आ गिरे, जिससे रास्ता भी बंद हो गया। उधर केरल में इतनी बारिश हुई कि समंदर में भी खलबली मच गई है। एर्नाकुलम में समंदर का पानी गांव में घुसने लगा है। पानी रोकने के लिए किनारों पर लगाई गई रेत की बोरियां समंदर के जोर के आगे पत्तों की तरह बिखर गई। केरल के इडुक्की में भी बस्तियों का हाल टापू जैसा है। मकानों के आगे पीछे से धार बह रही है। सड़कें नदी की शक्ल ले चुकी हैं। वायनाड, कोझिकोड और मलप्पुरम में भी
बारिश ने कहर ढाया है। उधर यूपी और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी उतरने लगा है, लेकिन कई इलाके अभी भी खतरे में हैं। खगड़िया में उफनाई गंडक ने तटबंध का करीब 90% हिस्सा धराशायी कर दिया, तो यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा का पानी चेतावनी के स्तर तक जा चुका है। दर्जनों गांव किसी भी वक्त टापू में तब्दील हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।